Assalamu alaikum, this is Maria Arshad here and I welcome you to my YouTube channel Chemistry of Physics. In the previous video we discussed about relative abundance of isotope and we also discussed that how we measure relative abundance of isotope by means of mass spectrometry. In this video we will discuss about empirical formula and molecular formula. So let's get started. तो अभी हम एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों को इकट्ठे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखते हैं तो एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल CH और CH2O, ये भी हम एक्सप्लेन करते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द एक्चुअल फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम देखें बेंजीन की बात करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब ये जो फॉर एग्जाम्पल CH लिखा हुआ है, CH इज बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, लेकिन ये कौन सा फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन का क्या है, C6H6, ये एक्चुअल फॉर्मूला है बेंजीन का। और अगर इसी का हम सिंपलेस्ट फॉर्मूला देखें तो वो क्या है, CH है। और इसी तरह अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है, जो एक्चुअल फॉर्मूला है यानी कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C6H12O6। और अगर हम उसी का सिंपलेस्ट फॉर्मूला की बात करें तो वो क्या होगा, CH2O। अब ये आएगा किस तरह, ये नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है वो ये है बेसिकली दैट एम्पेरिकल फॉर्मूला शोज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। यानी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है वो एक एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स की रेशो जो है वो एक मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाती है, वो चीज हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला बताता है। यानी कि ये क्या होती है, रेशो, दिस इज द की वर्ड, ये रेशो होती है। और ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H6। तो अगर हम इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हम देखते हैं कि इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 6 कार्बन आ रहे हैं। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 6 हाइड्रोजन है। बेंजीन के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है और 6 ही इसमें हाइड्रोजन है। लेकिन अब अगर हम इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करें तो हम देखेंगे कि कार्बन रेशो ले लेंगे, कितने इसमें कार्बन है, 6 कार्बन है, और रेशो लेंगे हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 6 हाइड्रोजन है। अब अगर हम इस रेशो को करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, मीन 6 1 6 और 6 1 6, तो ये क्या बना, 1:1। इट मीन्स कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होगा उसमें एक कार्बन का एटम लिखना है और दूसरा एटम जो होगा वो हाइड्रोजन का होगा। यानी कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हुआ, CH, जबकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H6। इसी तरह अगर हम ग्लूकोज का भी एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाते हैं तो यहाँ पे ग्लूकोज है, अगर हम इसकी रेशो लिखें, ये कार्बन है, रेशो हाइड्रोजन, और इसी तरह रेशो होगी ऑक्सीजन की। सो अब अगर हम देखें तो कार्बन इसमें कितने हैं, 6 हैं ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन इसमें कितने मौजूद हैं, 12 हैं, और ऑक्सीजन इसमें कितने मौजूद है, 6 हैं। तो अगर इसको भी हम सिंपल फॉर्म में लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगा, 1:2:1। सो इट मीन्स कि जब हम इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो दैट विल बी C, एक C होगा, 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे और एक जो होगा वो ऑक्सीजन का एटम होगा। सो इन दिस वे हम देख रहे हैं कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है ग्लूकोज का वो CH2O ही है। यहाँ से होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, हमारा पॉइंट नंबर 3 है, वो ये है कि इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम, यानी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल। और ये वाला पॉइंट जो है इसको हम आगे फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसको हम कहते हैं कि इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसके लिए एक फॉर्मूला है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n एम्पेरिकल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को भी आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट वाला जो हमारा है पॉइंट वो ये है कि वी कैन नॉट गेट द एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास। तो ऑब्वियसली क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो रेशो होती है, सिंपलेस्ट रेशो होती है, तो इस वजह से हम उसके थ्रू
किसी चीज का एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास जो है वो मेजर नहीं कर सकते, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर मास की बात की जाए तो वी कैन गेट द मॉलिक्यूलर मास। एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के थ्रू ही हम देख सकते हैं। अभी जो हम लोगों ने ये थर्ड वाला पॉइंट डिस्कस किया है, इस पॉइंट को हम फर्दर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में है। सबसे पहले जो हमारे पास है वो ये है कि डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एम्पेरिकल फॉर्मूला को किस तरह से डिटर्मिन करना है। तो सबसे पहले काम क्या किया जाता है कि जिस चीज का हम लोगों ने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना होता है, सबसे पहले हम उसके अंदर जितने भी एटम्स मौजूद होते हैं उन सब के परसेंटेज कंपोजिशन को डिटर्मिन करते हैं। लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज की, तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि ग्लूकोज में कितने % कार्बन मौजूद है, कितने % हाइड्रोजन मौजूद है और कितने % ऑक्सीजन मौजूद है। यानी कि सबसे पहला काम क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन को डिटर्मिन करना। देन आफ्टर दैट जो सेकंड स्टेप होता है उसमें ये होता है कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड आउट करने होते हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मींस मोल आप निकालते हो। अब मोल निकालने के लिए जो परसेंटेज एलिमेंट की दी जाती है, उसी परसेंटेज को परसेंटेज या फिर मैस, उस परसेंटेज को हम मैस में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। वही जो परसेंटेज, अगर हम ऊपर चुके हमने परसेंटेज की बात की तो नीचे भी परसेंटेज की बात करते हैं। तो जो परसेंटेज हमें ऊपर हम लोगों ने डिटर्मिन की, उस परसेंटेज को डिवाइड करते हैं एटॉमिक मास के साथ। यानी कि अगर हम ग्लूकोज की बात कर रहे थे तो कार्बन के परसेंटेज, जितना % थी कार्बन की, उस परसेंटेज को डिवाइड करेंगे कार्बन के एटॉमिक मास के साथ। देन आफ्टर दैट थर्ड स्टेप जो होता है वो ये है कि अब हमने चूंकि सबके जो हैं वो मोल निकाल लिए हैं सबके, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एटॉमिक रेशो लेते हैं हर एलिमेंट की। हमने कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, हाइड्रोजन के निकाल लिए, ऑक्सीजन के निकाल लिए। अब जो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स वाला होगा ना, जिसका सबसे कम नंबर ऑफ मोल आएंगे, उससे इन तीनों को डिवाइड कर देंगे। इससे हमारे पास 3 रेशोज आ जाएंगी। अगर तो हमारी रेशो जो है वो सिंपल होल नंबर हुई तो वही हमारा होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। अभी जो हमने ये सारे स्टेप देखे, अब हम इसी को एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये एग्जाम्पल लेते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी जो है, उसके अंदर 40.92% कार्बन है, 4.58% हाइड्रोजन है, 54.5% ऑक्सीजन है बाय मास। व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला? तो इसमें हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका दिखाना है। तो हम देखते हैं कि डाटा में उसने हमें कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो दिखाई हुई है। तो हमारा पहला स्टेप बेसिकली क्या था कि डिटर्मिन द परसेंटेज कंपोजिशन। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो दी गई है। तो हमारा जो पहला स्टेप है वो तो कंप्लीट है। तो हम क्या करते हैं, अपनी कन्वीनियंस के लिए इस परसेंटेज को ग्राम्स में कर लेते हैं। मीन्स अगर हमारे पास टोटल जो सोल्यूशन है वो 100 ग्राम है, तो उसमें हम कहते हैं कि 40.92 ग्राम जो है वो कार्बन का है, 4.58 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन का है और 54.5 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन का है। नेक्स्ट स्टेप जो था वो ये था कि इस परसेंटेज, अब हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स हम किस तरह से फाइंड करेंगे, सबसे पहले जो हमारे परसेंटेज कंपोजिशन थी उसी को डिवाइड करेंगे उसके एटॉमिक मास के साथ। जैसे कार्बन था उसमें जो कंपोजिशन आई थी उसको डिवाइड किया उसके एटॉमिक मास से, हमारे पास एक वैल्यू आ गई। इसी तरह हाइड्रोजन का और इसी तरह ऑक्सीजन का किया। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए हम देख रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ मोल्स आए हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर ऑफ मोल है वो किस चीज का है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना था कि जितने ये नंबर ऑफ मोल्स आए हैं इन सब नंबर ऑफ मोल्स को हमने डिवाइड करना था स्मॉलेस्ट के साथ। नेक्स्ट स्टेप में हम यही चीज करेंगे। अब जितने भी नंबर ऑफ मोल्स आए थे, लाइक कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, उनको हमने डिवाइड किया स्मॉलेस्ट नंबर के, नंबर के साथ। हमारे पास एक रेशियो आई। अब वो जो रेशियो आई है, हम देख रहे हैं कि जो रेशियो है ये सिंपलेस्ट मतलब होल नंबर में नहीं है। इसको होल नंबर रेशियो में लाने के लिए हमें इसको एक डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने इसको डिजिट 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। दैट्स वाई हमारे पास जो है वो होल नंबर रेशियो आ गई है। यहाँ पे हमारा जो
एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो फॉर्म हो चुके हैं। एस्कॉर्बिक एसिड का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो है C3H4 और O3। ये हमारे पास कार्बन के 3 एटम्स, इट मींस हाइड्रोजन के 4 एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम्स होंगे। सो दिस विल बी ओवर एम्पेरिकल फॉर्मूला C3H4O3। अब हम देखते हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू भी हम निकाल सकते हैं। कंबस्शन, अब वो वाले कंपाउंड्स जो बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर कंसिस्ट करते होते हैं, उनको हम कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू उनके एम्पेरिकल फॉर्मूला हम देख सकते हैं। कंबस्शन एनालिसिस में बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा वेट सैंपल होता है उसको हम एक कंबस्शन ट्यूब में देते हैं, कंबस्शन ट्यूब में डाल देते हैं। वो जो कंबस्शन ट्यूब होती है उसको हम फिट कर देते हैं एक फर्नेस। उसके बाद ऑक्सीजन दी जाती है ताकि वो जो हमारा कंपाउंड है वो बर्न करे। तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर के अंदर, और जो कार्बन होता है कार्बन कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। देखते हैं आप क्या होता है। जो हमारा कंपाउंड होता है, ये जो सैंपल होता है, उसको हम कंबस्शन ट्यूब के अंदर डालते हैं। उस कंबस्शन ट्यूब को हम फिट कर देते हैं फर्नेस के साथ। देन आफ्टर दैट जो ऑक्सीजन दी जाती है ताकि जो हमारा कंपाउंड है वो बर्न हो। बर्न होने के बाद यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर के अंदर, और जो कार्बन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। अब जब आगे आते हैं तो यहाँ हमारे पास एब्जॉर्बर्स पड़े होते हैं। तो एक जो होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड है 50% वो एब्जॉर्ब कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड को। अब जो ये एब्जॉर्बर्स हमारे पास मौजूद होते हैं ये पहले हम लोगों ने वे किए होते हैं, इनका हमें वेट मालूम होता है। उसके बाद जब एब्जॉर्ब करते हैं तो इनकी एब्जॉर्प्शन के बाद इनका वेट जो है वो हैवी हो जाता है। फिर इनके वेट का डिफरेंस लिया जाता है। इनके वेट के डिफरेंस लेने से, वेट का जब डिफरेंस लेते हैं तो उससे हमें मालूम हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की कितनी वैल्यू आई है। मीन्स इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो हमें इनके वेट के डिफरेंस से मालूम हो जाती है। अब हम देखते हैं नीचे कुछ फॉर्मूलाज दिए गए हैं जिसे हमें बेसिकली परसेंटेज कार्बन की, परसेंटेज हाइड्रोजन की हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली होता है कि जो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आया वो डिवाइडेड बाय जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास था वो, और मल्टीप्लाई करते हैं हम 12 से। 12 बेसिकली मास ऑफ कार्बन का मास डिवाइडेड बाय जो है 44 से करेंगे। 44 इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इनटू करेंगे 100। एज अ रिजल्ट हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी कार्बन की। सिमिलरली हम हाइड्रोजन का देखते हैं। हाइड्रोजन में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम मास ऑफ वाटर लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से, मल्टीप्लाई उसको करते हैं हाइड्रोजन के मास से, और डिवाइड उसको करते हैं वाटर के मास से, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। सो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी। इस तरह से परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन आ जाती है। तो अगर हमें अब ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे कि 100 में से माइनस कर देंगे कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को। एज अ रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह से कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू भी हम एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है उसको निकाल सकते हैं। अब है हमारे पास नेक्स्ट चीज जो है वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को किस तरह से निकालते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेसिकली क्या है, सिंपल मल्टीपल होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला का, और इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एन एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब यहाँ पे एन क्या है, एन बेसिकली कोई भी सिंपल इंटीजर है, और एन को हम लोग निकालते किस तरह से, एन की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो एन जो है इट इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। N is equals to molecular mass divided by empirical formula mass है। अब अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल ये मैंने आपकी बुक से ही एग्जांपल ली है। द कंबस्शन एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज इट टू कंटेन 65.44% कार्बन, 5.50% हाइड्रोजन एंड 29.06% ऑक्सीजन है। What is the empirical formula of the compound? यहाँ पे empirical formula भी निकालना है उसी तरीके से जिस तरह से हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, उसी तरह से if the molecular mass of the compound is, जैसे कि हमें यहाँ पे molecular mass जो है वो दे दिया गया है, that is 110.15
ग्राम पर मोल। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। जो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, जिस तरह से अभी हम सारे डिस्कस कर चुके हैं पीछे एम्पेरिकल फॉर्मूला को निकालने का तरीका, उसी तरीके से हम लोगों ने अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारे एम्पेरिकल फॉर्मूला आ रहा है, जिस तरह से अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसी मेथड को करते हुए किया गया है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला गया। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ रहा है C3H3O। अब हम इससे एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकालेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास C3 है, इट मींस कि कार्बन के मास को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, प्लस हाइड्रोजन के मास, हाइड्रोजन भी 3 है तो हाइड्रोजन के मास को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। और सिमिलरली ऑक्सीजन कितने है, एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का मास है यानी कि 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। सो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास आ गया और मोलर मास ऑफ द कंपाउंड जो था वो हमें गिवन था। अब हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर मास जो था वो हमें गिवन था, तो एम्पेरिकल, जैसे कि हमें पता है कि मोलर मास क्या है, इट इज जस्ट सिंपली वो इंटीजर के साथ एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। लेकिन वो इंटीजर क्या होना चाहिए, तो वो इंटीजर जो है यानी कि जो n है वो इसी तरीके से पता चलता है। n इज इक्वल टू क्या है, n इज इक्वल टू है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूलर मास का कंपाउंड हम जो हमें दिया हुआ है और दूसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जो है वो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो अप्रोक्स आता है 2। सो इट मींस कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। सो जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला था दैट इज C3H3O, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। सो एज अ रिजल्ट हमारा आंसर आ जाएगा C6H6O2। सो ये है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो इन दिस वे एम्पेरिकल फॉर्मूला को यूज करके हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो निकाल सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो गिव अ बिग थम्स अप टू माय वीडियो इफ लाइक इट, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।